बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालाइज द की स्टेजेस ऑफ ए सोर्सिंग प्रोसेस, यानी स्टेजेस ऑफ सोर्सिंग प्रोसेस। यहाँ पर सोर्सिंग से मुराद वेंडर सोर्सिंग नहीं है। सोर्सिंग को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है सोर्सिंग का मतलब है मंबा, सरचश्मा, माखज़, सोता, नकास, मुंह यानी माउथ, यानी किसी चीज़ के निकलने की जगह जहाँ से कोई चीज़ फ्लो आउट हो रही हो उसको सोर्सिंग कहते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम समवेयर, किसी जगह से कुछ हासिल करना सोर्सिंग होता है। फाइंड आउट वेयर अवेलेबल, जिस जगह जो चीज़ अवेलेबल है उसको तलाश करना, उसको सोर्सिंग कहते हैं। यानी कुछ जो आप इंफॉर्मेशन गुड्स या जो भी आप ढूंढना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, जिसकी जस्तजू है वो जिस जगह पे मिल जाएगी उसको सोर्सिंग कहते हैं कि ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब हम वेंडर सोर्सिंग कहते थे इसका मतलब कि वेंडर यहाँ पर अवेलेबल है। सोर्सिंग से मुराद के वेंडर सोर्सिंग के वेंडर यहाँ पर अवेलेबल है, तो हमने इस वेंडर को सोर्स किया कि ये वेंडर यहाँ पर अवेलेबल है तो हमने इसको ढूंढ निकाला, तो ये सोर्सिंग है। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि स्टेजेस ऑफ सोर्सिंग प्रोसेस, कि सोर्सिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें किन स्टेजेस को कंसिडर करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं। और ये जो स्टेजेस हैं ये लिंक कर रही हैं प्रोक्योरमेंट साइकिल के साथ। प्रोक्योरमेंट साइकिल हम पीछे देख चुके हैं कि वहाँ 1 से लेकर 13 पॉइंट हैं जो आपने कुछ भी प्रोक्योर करना है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कोई माइनर आइटम है, कोई कॉस्टली आइटम है, रॉ मटेरियल है, जनरल आइटम है, आपने जो कुछ भी प्रोक्योर करना है वो इन 13 पॉइंट से गुज़र के कंप्लीट होगा उसका प्रोसेस। यानी आपको उस गुड्स और सर्विस की प्रोक्योरमेंट करने के लिए ये 13 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियोस में अवेलेबल है, अगर कोई न्यू कमर हो तो वो उनको देख सकता है। तो नंबर 1 तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इन 13 पॉइंट से एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। तो अब सेकंड हमने देखा कि इसमें एक तो प्री कंट्रैक्ट अवार्ड का पोर्शन है कि पीओ इशू करने से पहले का एक पोर्शन है जो 1 to 6 तक चलता है। उसके बाद पोस्ट कंट्रैक्ट अवार्ड का पोर्शन है कि पीओ इशू करने के बाद जो 7 से 13 तक चलता है। तो इन दोनों पोर्शन में जो फर्स्ट पोर्शन है और सेकंड पोर्शन है, अगर हम किसी चीज़ को स्किप कर देते हैं, किसी पॉइंट को छोड़ देते हैं या किसी के ऊपर कुछ प्रॉपर वर्किंग नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इसको 1 नंबर को नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम होंगे, 2 को नहीं करेंगे तो ये होगा, 3 को नहीं सॉरी 3 को नहीं करेंगे तो ये होगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि प्रॉब्लम ये हो सकते हैं, तो इन प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है। तो ओवरकम करना है कि हमने इनके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी है। तो प्रॉपर वर्किंग कैसे करनी है, अब इसको देखने की बारी है। यानी मुझे ये तो समझ आ गई कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन जाने के लिए मुझे क्या गुड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे क्या एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। हर बंदा ये कह देगा कि यार बहुत मेहनत करो, लेकिन किस तरह से मेहनत करो। तो वो मेहनत करने का जो तरीका है कि जिससे कामयाबी मिले, वो तरीका ढूंढना है कि जी ये तरीका है, इस तरह से आप करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो सिमिलरली हम प्रोक्योरमेंट साइकिल को ना करने से जो प्रॉब्लम आएगी वो भी देख चुके हैं, और अब उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें करना क्या है उसको देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हम इस प्रोसेस को, इसको प्रोसेस क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है, नीड्स है, यहाँ पर नीड्स है तो नीड्स के लिए हमने स्पेसिफिकेशन सोर्स करनी है, उसके बाद हमने मार्केट सोर्स करनी है, उसके बाद हम स्ट्रेटजी सोर्स करनी है, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन सोर्स करनी है, उसके बाद हमने सप्लायर सोर्स करना है यानी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो 1 to 6 जो पॉइंट्स हैं ये सब सोर्सिंग के रिलेटेड है। जब आप 1 to 6 जो सोर्सिंग के प्रोसेस हैं इनको कर लेंगे तो 7, 8, 9, 10 जो है RFQ है, कंपैरिजन है, PO है और लॉजिस्टिक है, तो ये फिर इनका रिज़ल्ट है
कि इन पे जितनी अच्छी वर्किंग हुई होगी तो वही उसका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट 10, 11, 13 तक चलते हैं, ये मॉनिटरिंग है कि आपने सप्लायर को वैल्यूएट करना है और उसकी एसेट मैनेजमेंट करनी है और उसके कंट्रैक्ट को वैल्यूएट करना है। तो इस तरह से जो बेसिक हमारी सोर्सिंग का प्रोसेस है वो 1 to 6 पॉइंट तक जाता है और फाइनली यहाँ पे एक मॉनिटरिंग है और दरमियान में जो है वो वर्किंग प्रोसेस है जो कि 1 to 6 के ऊपर बेस कर रहा है। ये शायद मैंने पीछे भी डिस्क्राइब किया तो बहरहाल सॉरी अगर रिपीट कर रहा हूँ तो बहरहाल अब हम ये देखेंगे कि हम ये जो सारा प्रोसेस 1 to 13 कर रहे हैं इनको एफिशिएंटली इनको करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। नंबर 1 है क्रिएशन ऑफ कंट्रैक्ट, कि हमारा जो कंट्रैक्ट है वो प्रॉपरली फिल्ड हो, प्रॉपरली मेंटेन हो यानी प्रिपेयर्ड हो और उसको प्रॉपरली प्रिपेयर्ड करने के लिए हमें क्या नॉलेज चाहिए कि कंट्रैक्ट में क्या होता है। तो क्रिएशन ऑफ कंट्रैक्ट है, ए प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट, कि प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट या पीओ कह लें, उसमें उसके 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 ऑफ़र, नंबर 2 एक्सेप्टेंस। यानी एक ऑफ़र होती है और उस ऑफ़र के सेकंड पोर्शन में उसकी एक्सेप्टेंस होती है। इसको आप इस तरह समझें कि जब आप RFQ कॉल करते हैं तो आप बहुत सारी कोटेशन रिसीव करते हैं। आप जिन भी वेंडर के को कॉल करेंगे कि भाई हमें ये आइटम रिक्वायर्ड है तो आप इसके अगेंस्ट हमें अपनी कोटेशन दें, या आप टेंडर अनाउंस करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो भी बिड्स आएंगी आपके पास, अब आपने वो जो जितनी बिड्स हैं या जो कोटेशन आ रही हैं वो बेसिकली ऑफ़र आ रही हैं कि मुख्तलिफ लोग आपको अपनी प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं कि सर हम ये चीज़ इतने में दे देंगे, एक दूसरा बंदा कहता है हम इतने में देंगे, ये प्राइस है, ये प्राइस है। तो ये ऑफ़र है, लेकिन ये उस वक्त तक ऑफ़र ही रहेगी जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। यानी जो बायर है वो इसको एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है जी मुझे आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, यानी बायर जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो ऑफ़र ही रहेगी, उसका वो जस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो पीओ नहीं है। तो ऑफ़र आपके पास बहुत सारी होंगी कि जितने भी लोगों को आपने कांटेक्ट किया है, RFQ के लिए कॉल किया है, वो सारे अपनी अपनी ऑफ़र देंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस किसी एक के ऊपर होगी जिसको आप फाइनल कर रहे हैं, जिसको कंपैरिजन में आपने लोअर साइड पे देखा है, तो उसको आप उसकी ऑफ़र को आप एक्सेप्टेंस देंगे। और एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अब ये कंट्रैक्ट के लिए ऑफ़र मैच्योर हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर कंट्रैक्ट या पीओ साइन होगा जो दोनों पार्टियां साइन करेंगी और रिटर्न्स डालेंगे और इस तरह से ये कंट्रैक्ट फाइनल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ लिखा है रिस्पॉन्स टू एन RFQ एंड ITT इज़ एन ऑफर, यानी ए रिस्पॉन्स टू एन RFQ और एन ITT इज़ एन ऑफर। ऑफ़र कहते हैं जो आपकी RFQ या टेंडर के अगेंस्ट आपको रिसीव होती है, वो ऑफ़र होती है। When a buyer requests a catalog from a supplier or view general information, जब कोई बंदा कोई कैटलॉग रिसीव करता है या किसी से कोई बुकलेट, कोई इन्फॉर्मेशन का पेज रिसीव करता है या टीवी के ऊपर ऐड देखता है, तो ये ऑफ़र नहीं होती। मतलब ये जनरल एक इन्फॉर्मेशन है, ये ऑफ़र नहीं है। ऑफ़र उस वक्त होगी जब उसके साथ प्राइस अवेलेबल होगी। सॉरी, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती हैं कि जी ये आइटम है और ये उसकी प्राइस है, तो ये ऑफ़र है कि जी हम इस प्राइस के ऊपर ये आइटम जो है आपको दे सकते हैं, तो अगर आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट है तो आप हमसे ले लें। तो अगर आपको एक्सेप्ट होगी वो ऑफ़र कि आपने प्राइस भी देख ली, उसकी इन्फॉर्मेशन भी देख ली, अगर आपको एक्सेप्ट होगी तो आप फ़ौरन फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या कोई ईमेल करेंगे कि भाई ये ऐड मैंने आपकी देखी है, उस पर ये डिस्क्रिप्शन है आइटम की और ये प्राइस है, तो मुझे ये एक्सेप्ट है, तो आप मुझे भिजवाएँ, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो ये फिर कंट्रैक्ट में जाएगी। अगर प्राइस मेंशन नहीं है, सिंपली वहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है, एक टीवी है उसकी डिटेल दी हुई है कि इतनी स्क्रीन होगी, इतना साइज़ होगा, इतना ये होगा, तो वो सारा कुछ वो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो उसको ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑफ़र वही होगी जिसकी डिटेल प्लस प्राइस दोनों ही कस्टमर के लिए दी जाए।
acceptance of offer. If the offer is accepted exactly as it is presented, this is known as unconditional acceptance. अच्छा, एक्सेप्टेंस हमने ऑफ़र देख ली कि ऑफ़र वो होती है जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल प्लस प्राइस मेंशन हो, और उसके बाद अगर उसको बायर या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टेंस होगी। अब देखते हैं कि एक्सेप्टेंस भी दो तरह की होती है, एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है, एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस वो होती है जिसको आप एज इट इज़ कबूल कर लेते हैं, कि आपके पास एक प्राइस आई, उस पर कोटेशन आई कि जी ये आइटम है और उसकी इतनी प्राइस है, और आप कहते हैं ओके वेरी गुड, मैं इसको कबूल करता हूँ, यानी कि मुझे ये प्राइस एक्सेप्ट है, आप ये चीज़ सप्लाई कर दें। ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है कि आपने उसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं की, कोई बहस नहीं की, कोई एतराज़ नहीं किया, आपने जिस तरह से प्राइस आई उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको कॉन्ट्रैक्ट में ले गए या पीओ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर आप प्राइस रिसीव करते हैं और उसके बाद समझ लें कि नहीं यार ये बंदा ज़्यादा प्राइस दे रहा है, इतनी नहीं होनी चाहिए, इससे नेगोशिएट करते हैं, या इससे कोई इसके साथ कुछ और चीज़ फ्री ले लेते हैं, या इससे कहते हैं कि फ्रेट इसमें जो तुमने ऐड किया है उसको छोड़ दो, हम इसको ले लेते हैं, तो ये कंडीशनल है कि आपने कोई कंडीशन लगा दी। आपने प्राइस तो एक्सेप्ट की उसकी, लेकिन किसी कंडीशन के साथ कि भाई मैं आपकी प्राइस इस पे ले लूँगा, लेकिन अगर इसको इस तरह से करेंगे तो फिर लूँगा। तो आपने कंडीशनली उसको एक्सेप्ट कर लिया, कंडीशन के साथ कर लिया, या मैं इसको लूँगा इसी प्राइस के ऊपर लेकिन 15 दिन वेट कर लें। तो इस तरह की जो एक्सेप्टेंस होती है इसको कंडीशनल कहते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या वो कंडीशनल होगी या वो अनकंडीशनल होगी। तो ऑफ़र होगी, ऑफ़र के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होगी, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस फिर एग्रीमेंट में या पीओ में कन्वर्ट होगी। और जो एक्सेप्टेंस है यानी कि पीओ में जाने से पहले, एग्रीमेंट में जाने से पहले, उस एक्सेप्टेंस को हम दो तरह से ट्रीट करते हैं, या एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, या उसमें कुछ नेगोशिएशन करेंगे, कुछ शर्त ऐड कर देंगे, कुछ उससे एक्स्ट्रा मांग लेंगे, मतलब कोई कंडीशन लगा देंगे, तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। Within procurement law, silence does not mean acceptance. ये एक शादियों में रस्म चलती है कि अगर तो लड़की मुंह से बोल देती है कि हाँ है तो हाँ है, लेकिन अगर वो नहीं बोलती तो उसकी खामोशी को भी हाँ ही ट्रीट किया जाता है। तो अगर लड़की नहीं बोल रही तो इसका मतलब ना नहीं बोल रही, लेकिन चुप है तो इसका मतलब हाँ है। लेकिन इसको लिखा जा रहा है कि विद इन प्रोक्योरमेंट लॉ साइलेंस डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस। खामोशी एक्सेप्टेंस नहीं होती। अगर एन ऑफर हैज़ टू बी एक्सेप्टेड एंड मस्ट बी कन्फर्म्ड फॉर्मली इन राइटिंग। जब भी कोई ऑफ़र आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसको इन राइटिंग रिप्लाई करेंगे। आप ईमेल कर सकते हैं, आप पीओ इशू करके उसको सेंड कर सकते हैं, लेटर के थ्रू उसको एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। तो जब आप इन राइटिंग एक्सेप्टेंस देंगे कि मुझे आपकी कोटेशन मिल गई है, मैं इसके अगेंस्ट पीओ इशू कर रहा हूँ, या मुझे आपकी कोटेशन मिल गई है तो हम इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करवा लेते हैं, आप इस दिन आइए और इसको साइन करें तो हमें ये एक्सेप्टेड है। तो कॉन्ट्रैक्ट या पीओ उसी वक्त बनेगा जब वो ऑफ़र इन राइटिंग में एक्सेप्टेंस होगी। अगर वो जो मैंने बताया कि साइलेंस पोजीशन पे है कि ऑफ़र आई है और फिर दूसरी तीसरी भी आई है और वो पड़ी हैं, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि बायर समझे, वो जो सप्लायर है वो समझे कि जी मैंने तो ऑफ़र इनको भिजवा दी है, तो इन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब कि ये तो एक्सेप्टेड ही होगा, कि क्योंकि साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेड है। अगर ये चुप है तो इसका मतलब हाँ नहीं है। तो प्रोक्योरमेंट में अगर खामोशी है तो इसका मतलब हाँ नहीं है। हाँ उसी वक्त होगी जब इन राइटिंग में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसको कंफर्म करेगा कि हमें आपकी ऑफ़र एक्सेप्टेड है। यहाँ पे उन्होंने एक केस स्टडी भी दी हुई है, किस्सा सुना देता हूँ कि एक भतीजे ने एक चचा ने अपने भतीजे से कहा कि भाई मुझे तुम्हारा घोड़ा एक पसंद है
तो ऐसे करो कि राइटिंग में एक लेटर उसको लिखा कि इस घोड़े की जो 50 पाउंड प्राइस है और वो मैं तुम्हें पे कर देता हूँ आके, तो ये घोड़ा तुमने मेरे लिए रख लेना, इसको सेल नहीं करना। तो इसी दौरान उसका भतीजे का जो फार्म हाउस था जहाँ पे घोड़े थे, तो उसने टोटल उसको एक अच्छी प्राइस मिल गई और उसने पूरे फार्म हाउस को एज इट इज़ सेल कर दिया। लेकिन जब सेल करने लगा तो उसका जो दरमियान में वो बंदा था जो डील करवा रहा था, उसको शायद कमीशन एजेंट कहेंगे, तो उससे उसने कहा कि भाई ये एक घोड़ा मैंने अपने चचा से के लिए रखा है, तो इसको तुमने नहीं सेल करना, बाकी फार्म हाउस में जो कुछ है इसको सेल कर दो। वर्बली उसको इंस्ट्रक्शन दे दी। तो उस कमीशन एजेंट ने टोटल जो सेल थी उसमें वो घोड़ा भी निकाल दिया। तो उसके बाद उसका चचा आ गया, उसने कहा भतीजे ये तुमने क्या ज़्यादती की, मेरी तो तुम्हारे साथ कमिटमेंट थी, तुमने कहा था कि ठीक है मैं आपके लिए घोड़ा रखूँगा और मैंने तुम्हारे साथ प्राइस भी डिसाइड कर ली थी, तो ये तो तुमने ज़्यादती किया, तो ये तुम अब इसका कोई फ़ाइन मुझे पे करो, या तुमने मतलब डिसऑनेस्टी किया। तो ये वो केस चला गया अदालत में। तो जज ने कहा कि भाई क्या आपने जो इनको राइटिंग में ऑफ़र की थी उसके अगेंस्ट इन्होंने आपको राइटिंग में एक्सेप्टेंस दी थी? तो अब वो चचा के पास कोई ऐसी राइटिंग में एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, यानी उसके भतीजे ने ये तो कबूल किया था कि जी मैं ये घोड़ा आपके लिए रख लूँगा और मेरा आपसे ये 50 पाउंड में कंप्लीट हो गया, लेकिन राइटिंग में नहीं था। तो अदालत ने फैसला भतीजे के हक़ में कर दिया कि चूँकि इसने राइटिंग में अपने चचा को कोई एश्योरेंस नहीं दी थी, तो इसलिए चचा इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता किसी किस्म का। चचा ने जो भी राइटिंग में लिखा था वो जस्ट एक ऑफ़र थी। अगर उसका भतीजा राइटिंग में उसको कहता कि जी ठीक है मुझे आपकी ये ऑफ़र एक्सेप्टेड है और मैं आपके लिए ये रख लूँगा, जब आप आएंगे तो पेमेंट करके तो इसको ले जाएं, तो फिर ठीक था। लेकिन चूंकि उसने राइटिंग में आपको कोई एश्योरेंस नहीं दी, तो इसलिए हम इसको विड्रॉ करते हैं, छोड़ते हैं कि इसको आप इसके मतलब फ़ाइन इम्पोज करने के हकदार नहीं हैं भतीजे के ऊपर। तो इस तरह से वो केस ख़त्म हो गया। तो जब भी प्रोक्योरमेंट में कोई ऑफ़र आती है तो उसका मतलब कि ऑफ़र का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता, वो ऑफ़र वैसे ही पड़े रहेंगे जब तक कि उसको इन राइटिंग में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट सेलर को कंफर्म नहीं करता कि हमें ये आपकी ऑफ़र एक्सेप्टेड है। और जब भी एक्सेप्टेड होगी तो उसके अगेंस्ट फिर पीओ इशू होगा या कॉन्ट्रैक्ट इशू होगा। अच्छा, सप्लायर जो ऑफ़र करता है चीज़ें कि जी मैं मतलब जो ऑफ़र होती है, हम चूँकि ये देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो 1 to 13 में हमने डिस्कस की हैं और जिनको अगर नहीं हम करते तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो उस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 स्टेजेस हैं इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, वो क्रिएशन ऑफ कंट्रैक्ट है कि आपने कंट्रैक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। कंट्रैक्ट में पीओ भी होता है, जैसे पहले भी बताया कि चूँकि ये फॉर्म बुक है तो उन्होंने कंट्रैक्ट लिखा हो, तो आप इसको क्रिएशन ऑफ पीओ कह सकते हैं, क्रिएशन ऑफ कंट्रैक्ट कह सकते हैं। तो पीओ के पीछे क्या वर्किंग होती है उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पीओ के पीछे ऑफ़र होती है, ऑफ़र के साथ एक्सेप्टेंस होती है, जब एक्सेप्टेंस होगी तो पीओ क्रिएट होगा। तो ऐसे फिर आगे सप्लायर सिलेक्शन कि हम देखेंगे कैसे होती है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट और सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी देखेंगे। तो अभी देखते हैं द सप्लायर्स ऑफ़र। सप्लायर जो ऑफ़र करता है वो क्या होती है, ऑफ़र में क्या कुछ होना चाहिए। मतलब आप जब RFQ कॉल करेंगे कि जी हमें इसके अगेंस्ट ये कोटेशन आप भिजवाएं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस कोटेशन में क्या कुछ लिखा होना चाहिए। क्या उसमें सिर्फ ये लिखा हो कि जी आपने घोड़े की जो प्राइस मांगी थी वो 50 पाउंड है, तो बस ख़त्म। तो ऐसे नहीं है, उस ऑफ़र में जो चीज़ें होनी चाहिए वो ये हैं। The supplier offer should contain all the information required for the buyer to make an informed decision as to whether it provides best value for money. सप्लायर को अपनी कोटेशन में एज मैक्सिमम एज ही कैन डू इतनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जिससे बायर को यानी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को बेस्ट डिसीजन लेने में आसानी हो और उसकी फेवर में डिसीजन लेने की आसानी हो। पहले मैं अपनी प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ। मैं चूँकि केमिकल सप्लाई करता हूँ बहुत सारी
पाकिस्तान की बड़ी लीडिंग इंडस्ट्रीज़ को, तो मुझे रोज़ ही बहुत सारी कोटेशन से वास्ता पड़ता है। और मैं